हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द रूल्स रिलेटेड टू द सिग्निफिकेंट फिगर। मैंने आपको बताया था कि जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमें आंसर को कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में रिपोर्ट करना है, और मैंने ये भी बताया था आपको कि जब हम मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हैं तो अब आंसर को हमने कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर रिपोर्ट करना है। ये चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है इसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा कैलकुलेशन आ जाते हैं, यानी कि अगर हम साइमल्टेनियसली मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन साथ साथ करनी पड़ती है, तो हमारा जो आंसर रिपोर्ट होगा वो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर रिपोर्ट होगा। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इसके अंदर। ठीक है, सपोज़ मेरे पास ये टर्म है, तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ रूल नंबर 3। ठीक है, हम रूल नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। मैं इसकी डेफिनेशन अभी आपको बताती हूँ, पहले मैं इसकी थोड़ी एक एग्जांपल ले लूँ, उसे डिस्कस कर लें हम। सपोज़ मेरे पास टर्म है 4.2998 इंटू में 0.0023, ठीक है, 4 समथिंग डिवाइडेड बाय में 0.34 इंटू में 4। ठीक है, ये मेरे पास सपोज टर्म है। अब इसके अंदर क्या दिख रहा है आपको कि हमें साइमल्टेनियसली मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करनी है, यानी कि एक से ज़्यादा हमें ऑपरेशन कैरी करना है साथ साथ। तो इसके अंदर जो आंसर हमारा रिपोर्ट होगा वो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में रिपोर्ट होगा, ये हमने पढ़ना है। तो इसके अंदर सबसे पहले आप ये देखें कि जब इस तरह की कोई कैलकुलेशन हमारे पास आ जाए जिसके अंदर हमारे पास क्या हो कि एक से ज़्यादा ऑपरेशन हमें साथ साथ लगाने पड़े, तो आप उसके अंदर ये देखिए कि कहीं इसके अंदर कोई एग्जैक्ट नंबर तो नहीं है। एग्जैक्ट नंबर हम किसको बोलते हैं? एग्जैक्ट नंबर हम उसको बोलते हैं जो हमारा होल नंबर होता है, उसको हम एग्जैक्ट नंबर बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये 4 जो है ये होल नंबर है, यानी कि ये एक एग्जैक्ट नंबर है। ठीक है, तो एग्जैक्ट नंबर को छोड़ के बाकी आप ये देखिए कि जो और हमें डिजिट्स फिगर्स दी हुई हैं उसके अंदर लीस्ट प्रिसाइज टर्म कौन सी है। लीस्ट प्रिसाइज टर्म मतलब जिसके अंदर सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है हमारे पास। ठीक है, जैसे कि इसके अंदर हमारे पास 0.34, ये सबसे लीस्ट प्रिसाइज टर्म है। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 3 और 4। ठीक है, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। इसके अंदर 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं और इसके अंदर कितने हैं, ये तो काउंट ही नहीं होंगी ना जीरोस, तो 1 2 एंड 1 3। तो सबसे लीस्ट प्रिसाइज टर्म कौन सी है? एग्जैक्ट नंबर को छोड़ करके ये वाली है। तो हमारा जो आंसर रिपोर्ट होगा वो आंसर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर रिपोर्ट होगा? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर रिपोर्ट होगा। ये तो बात क्लियर है। सपोज करें इस सबको हमने किया, जब कैसे करेंगे इसको, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इनको डिवाइड करेंगे। वो आपको पता है, कैलकुलेशन करनी आती है आपको। सपोज मेरे पास आंसर आया 0.763895। ठीक है, सपोज इतना बड़ा आंसर आता है जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो आंसर हमें किस में रिपोर्ट करना है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर रिपोर्ट करना है। क्यों करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर? क्योंकि रूल कहता है कि जब हमारे पास मल्टीपल कैलकुलेशंस आए एक टाइम पे, तो हमें ये देखना है कि लिस्ट प्रिसाइज टर्म के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो हमारा आंसर भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर रिपोर्ट होगा। तो इसमें एग्जैक्ट नंबर को छोड़ के लिस्ट प्रिसाइज टर्म कौन सी है? ये वाली है। इसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसलिए हमारे आंसर को भी हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर में ही रिपोर्ट करना है। सपोज करें हमारा आंसर ये आ रहा है, लेकिन इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इस आंसर को हमें राउंड ऑफ करना है, और इस तरीके से राउंड ऑफ करना है कि टोटल 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स रह जाएँ। तो देखिए ड्रॉप आउट करेंगे हम, मैंने आपको बताया था ये 5 है, इसको हम हटाएंगे तो ये रह गया 4। ठीक है, ये 5 से छोटा है तो इसको भी हम हटा लेंगे। ठीक है, अब ये क्या रह गया 9 क्योंकि 5 से बड़ा है तो इसको ड्रॉप करेंगे तो ये क्या रह जाएगा हमारे पास 9। अभी भी इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 1 2 3 4। हमें आंसर को कितने तक लेके आना है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक लेके आना है। तो ये 9 भी हम हटाएंगे। ठीक है, ये जब 9 हमने हटाया तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये 3 का क्या बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा। ठीक है, अब कितने हैं इसके अंदर? 1 2 एंड 1 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 तक ही लेके आना है। ठीक है, तो इस 4 को भी हम हटाएंगे। तो 4 क्योंकि 5 से छोटा था इसलिए 6 के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो इस आंसर को हम इस तरीके से रिपोर्ट करेंगे। अच्छा, जो ये मैंने आंसर इतना बड़ा सारा लिखा था ना, वो मैंने जर्नल वैसी कोई टर्म उठा के लिख दी, ये इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर आप कैलकुलेट करके उसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर तक उसको राउंड ऑफ कर सकते हो। अब 0.76 इसका सपोज आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आंसर किस में रिपोर्ट किया हमने? जितने इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर है उतने में रिपोर्ट किया। ठीक है, ये बात आपको क्लियर होगी। लेकिन बेटा ऐसा करने से पहले हमें क्या करना होगा? जब हम इसको सॉल्व करेंगे, आंसर मैंने तो वैसे ही उठा के लिख दिया कुछ भी, लेकिन आप अगर उसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने का तरीका क्या है? देखिए, सॉल्व करने के लिए भी एक रूल लगता है। क्या रूल लगता है? ये रूल है कि जो लीस्ट प्रिसाइज टर्म है उसके अंदर जितने सिग्निफिकेंट फिगर हों, जैसे ये लीस्ट प्रिसाइज टर्म है, इसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर है,
उसके अंदर एक ऐड कर दीजिए। जैसे 2 के अंदर हमने एक ऐड कर दिया तो कितने हो गए, 3 हो गए, ठीक है। तो बाकी सारे जो भी डिजिट्स हैं उसको हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक पहले लेके जाएंगे। जैसे कि कैलकुलेशन नहीं करेंगे, कैलकुलेशन करने से पहले का मैं आपको तरीका बता रही हूँ। या आप ऐसे ले लीजिए कि हम स्टार्टिंग से ही कर रहे हैं, ठीक है। सपोज हम इसको स्टार्टिंग से कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, तो हमने ये देख लिया कि ये एग्जैक्ट नंबर है, इसको छोड़ दिया। ये क्या है, हमारा लीस्ट प्रिसाइज नंबर है। इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 हैं। तो 2 में क्या करना है, हमें 1 ऐड करना है। तो इसको हमें 2 में 1 ऐड किया तो 3, इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसको पहले हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना होगा। तो 4.2998 को हम कैसे लिखेंगे। अब इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 5 हैं, तो इसको ड्रॉप आउट करते रहेंगे। 8 को हटाया तो बेटा क्या बच गया, क्योंकि 8 5 से बड़ा है, 8 5 से बड़ा है, तो ये जो टर्म है ये 0, यानी कि ये क्या बन जाएंगे हमारे पास, ये जो टर्म है ये क्या बन जाएगी, 300, ये बन जाएगी ना, आपको पता है ना। क्योंकि 8 5 से बड़ा, 8 5 से बड़ा है तो पहली वाली डिजिट में हम 1 ऐड करते हैं, 1 ऐड करा इसमें, तो ये क्या बन गई, ये चीज़ बन गई 4.300। अब इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 1 2 3 4, लेकिन हमें इसको कहाँ तक लेके जाना है, जिसमें लीस्ट प्रिसाइज से एक ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर तक लेके आना है। तो यहाँ 2 थे, तो अब इसके अंदर 4 हैं, तो इस 0 को भी अगर हम हटाएं तो अब इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ये 3 बन गए। अब इसको हमने मल्टीप्लाई किया किससे, अब इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, इसके अंदर ऑलरेडी ही 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसको चेंज करने की हमारे को कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब इसके अंदर खुद के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, लेकिन कैलकुलेशन करते टाइम हमें क्या करना है, इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर करने हैं। तो कैसे करेंगे, हम यहाँ पे इसके पीछे 0 लगा देंगे, ठीक है। 0 लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा इसके अंदर, ठीक है, सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर बढ़ गए। और यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर को हम नहीं छेड़ेंगे, उसको हम 4 ही रहने देंगे, ठीक है। तो कैलकुलेशन करने से पहले हमें ये काम करना है। अब हम कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और इन दोनों को भी अलग से मल्टीप्लाई करो, फिर जो इनकी मल्टीप्लिकेशन से जो चीज़ आएगी और इनकी मल्टीप्लिकेशन से जो चीज़ आएगी उसको हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करके सपोज क्या बन गया, ये बन गई, मैंने आपको पहले ही बताई थी। सपोज ये हो सकता है उससे अलग हो जो मैंने पहले आपको लिखी, सपोज ये वैल्यू आ गई, ठीक है। इन दोनों ये सब कुछ करने के बाद ये वैल्यू आ गई, तो अब आंसर को किस में रिपोर्ट करना है वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। जितने सिग्निफिकेंट फिगर लीस्ट प्रिसाइज टर्म में उतने ही डिजिट्स के अंदर हमें आंसर को रिपोर्ट करना है। तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, अगर देखें 1 2 3 4 5 6 7 सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन आंसर को हमें कहाँ तक रिपोर्ट करना है, अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर ही हमें रिपोर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, राउंडिंग ऑफ करेंगे, ये 3 हटाएंगे, 5 से छोटा है इसलिए इस 4 में कोई चेंज नहीं आएगा, ये 4 हटाएंगे, 5 से छोटा है इसलिए इस 9 में कोई चेंज नहीं आया, ये 9 हटाएंगे क्योंकि 9 5 से बड़ा है इसलिए ये 8 में एक ऐड हो जाएगा, ये भी बन जाएगा 9, ठीक है। अब कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 1 2 3 4 है इसके अंदर। अब क्या करेंगे, ये 9 भी हम हटाएंगे क्योंकि 9 किससे बड़ा है, 5 से बड़ा है, इसलिए इसमें 1 ऐड होगा, इसमें 1 ऐड होते ये क्या बन जाएगी, ये चीज़ बन जाएगी 0.770। अब कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं इसके अंदर बेटा, अब भी इसके अंदर 1 2 एंड 1 3 सिग्निफिकेंट फिगर। आंसर कितने रिपोर्ट करना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में रिपोर्ट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, ये लास्ट की 0 भी हम हटाएंगे, 0 5 से छोटी है इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया इसका, 0.77 इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा आपको। जब हमारे पास मल्टीपल कैलकुलेशंस आएँ तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि कोई एग्जैक्ट नंबर तो नहीं है, अगर एग्जैक्ट नंबर है तो उसको छोड़ दीजिए, बाकी नंबर्स को देखिए, बाकियों में देखिए कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। जिसके अंदर सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर हो नोट कर लीजिए कितने हैं, जैसे इसके अंदर 2 थे, 2 में एक ऐड करिए 3, बाकी सारी टर्म्स को हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लेके आएंगे। जैसे इसको राउंडिंग ऑफ करके 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लेके आए, इसको फिर 3 सिग्निफिकेंट, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर ऑलरेडी 3 ही थे इसलिए इसे हमने कोई चेंज नहीं किया। इसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर थे, इसको भी हमने राउंड ऑफ किया, इसके अंदर एक पीछे 0 लगाई और इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लेके आए। एग्जैक्ट नंबर में हमने कोई चेंज नहीं करना। फिर जो हमारा आंसर आया उसके अंदर जितने भी सिग्निफिकेंट फिगर्स आए उनको फिर हमें राउंड ऑफ करना है और आंसर को जितने सिग्निफिकेंट फिगर हमारे लीस्ट प्रिसाइज टर्म में थे उतने में ही हमें रिपोर्ट करना है। तो मेरे को लगता है कि आपको रूल नंबर 3 क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये था हमारा सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड एक जो रूल बच गया था वो, ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं और सिग्निफिकेंट फिगर हम उसके अंदर कैलकुलेट करते हैं। जैसे सपोज आपके पास एक टर्म हो 6.022, ठीक है, तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं बेटा, 1 2 3 4 हैं, ठीक है। आप और अपने आप से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब जैसे कि 8000 लिख दिया मैंने सपोज, ठीक है, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 1 2 3 एंड 1 4 है।
ऐसे इसके अंदर 4 है, लेकिन अगर मैं इस टर्म को ऐसे लिखूँ 8 × 10⁻3, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में। तो अब इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, एक ही है। अगर इसको मैं ऐसे लिखती हूँ 80 × 10⁻2, ठीक है, लिख सकते हैं हम इसको 80 × 10⁻2। अब इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 2 ही हैं। और अगर इसको मैं ऐसे लिखती हूँ 800 × 10⁻1, तो अब इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, अब इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो अगर हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन की फॉर्म में किसी चीज़ को लिख देते हैं तो उसके अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो वेरी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ये एवोगैड्रो नंबर होता है, ठीक है, 9th 10th के अंदर आपने पढ़ा हुआ है। तो अब इसके अंदर मान लीजिए सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करने हो तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 4 ही हैं। ये जो चीज़ एक्सपोनेंशियल मिली होती है इसके अंदर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात नहीं करते। क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एक वैल्यू है 0.0240, ठीक है, इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैलकुलेट करें, बताओ कितने होंगे, सोचो फटाफट से कैलकुलेट करिए। हाँ जी, कितने होंगे इसके अंदर, 5 होंगे क्या हैं। ये वाले जीरो जो हैं ये लेफ्ट के अंदर हैं तो इसको हम कैलकुलेट नहीं करते, ठीक है ना, और ये राइट में इसलिए हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ गए इसके अंदर, हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास एक क्वेश्चन ज़रूर आता है जिसके अंदर आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। तो आप इसको प्रैक्टिस करिए अच्छे से। इसके अलावा आपके पास और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कोई एडिशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। सपोज आपके पास क्या आ गया कि 4.12 है और एक टर्म है 0.8, ठीक है, तो इनको आप ऐड करिए और बताइए कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करिए और मुझे बताइए कि आंसर को हम कितने सिग्निफिकेंट फिगर में रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। इसका आंसर निकाल के बताना मुझे आप लोग, ठीक है। अच्छा, कमेंट में आप कमेंट करिए कि क्या आंसर आएगा और कितने सिग्निफिकेंट फिगर में हम इसको रिपोर्ट करेंगे। अब इस तरीके से आ सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के तरीके से भी आ सकते हैं हमारे पास। और अब जैसे एक क्वेश्चन है मेरे पास, जैसे सपोज एक आ जाता है कई बार ये कि एक तो 5 ग्राम है, ठीक है, और एक है 5.00 ग्राम, 5.0 ग्राम है और एक है 5.00 ग्राम। तो दोनों में क्या फ़र्क है, दोनों में ये फ़र्क है बेटा कि ये जो टर्म है ना, ये जो अगर हम ऐसे लिख रहे हैं 5.0 और एक हम ऐसे लिख रहे हैं 5.00, तो ये जो चीज़ है ना, ये जो रिपोर्टिंग है ना, मान लो कि आपको ये कहें कि ये ना कुछ भाई जो है ना इसके अंदर टमाटर पड़े हैं, ठीक है, और आपको कहा भी बेटा इनका वेट करो आप, ठीक है, इनको वज़न करो। तो एक बच्चा तो कहता है कि जी इसका वे है 5.0 kg और एक बच्चा कहता है कि जी इसका वे है 5.00 kg। तो डिफरेंस क्या है बेटा, जो ये कह रहा है 5.00 kg वो इसका मतलब उसकी जो कैलकुलेशन है वो ज़्यादा प्रिसाइज है। जब हमारे पास जो आंसर रिपोर्ट किया जाता है उसके अंदर ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं तब हम कहते हैं कि जो एक्यूरेसी प्रिसीजन जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा हैं इसलिए ये ज़्यादा प्रिसाइज है। कैसे है ज़्यादा प्रिसाइज, अब एग्जांपल मैं समझाती हूँ, बड़े सिंपल से तरीके से आपको समझाती हूँ। जैसे कि इसको दोबारा लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक तो है 5.0 ग्राम, ठीक है, और एक है 5.00 ग्राम या किलोग्राम, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब ये है सपोज, इसका मतलब क्या है कि ये तो एक डिजिट तक सर्टेनिटी दे रहा है ना, इसका ये भी मतलब हो सकता है ना कि 5.01, 5.02, 5.03, 5.04, ये सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं। मतलब 0 तक ही इसने आंसर रिपोर्ट किया, इसके बाद 1 भी हो सकता है, यहाँ पे 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, अनसर्टेन है, पता नहीं है क्या हो सकता है। लेकिन ये बता रहा है कि 5.00 है, ठीक है। इसके बाद कुछ और हो तो अलग बात है। तो सर्टेनिटी किस में ज़्यादा है, निश्चिंतता किसके के अंदर ज़्यादा है, ये ज़्यादा सर्टेन है, ये ज़्यादा प्रिसाइज है, ठीक है। तो ये था हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड टॉपिक। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन हम कहें जिसको, दैट इज़ यूनिट फैक्टर मेथड, ठीक है। आपने कन्वर्जेंस की होंगी, ठीक है, पहले भी आप करते हो, है ना। कैसे कि सपोज़ 5 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर हैं, तो इस तरह की कन्वर्जेंस आपके पास आती हैं। वही कन्वर्जेंस हम यहाँ पे करेंगे। तो आप कहेंगे तो बहुत ही ईजी है, बहुत आसान सा टॉपिक है, तो उसको क्यों ले रहे हैं हम। तो इसके अंदर बेटा एक खास बात है, उसको हम डिस्कस करते हैं। इसका नाम है हमारे टॉपिक का यूनिट फैक्टर कन्वर्जन, ठीक है। इसका नाम है यूनिट फैक्टर मेथड बोल देते हैं हम इसको, या यूनिट फैक्टर कन्वर्जन मेथड बोल देते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल कि मैं आपसे कहूँ कि बेटा बताओ कि 5 सेंटीमीटर में हमारे पास, या 5 मीटर्स के अंदर कितने सेंटीमीटर्स है, सिंपल सा लेते हैं, 5 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर है, ठीक है। 5 मीटर में सेंटीमीटर कैलकुलेट करो तो आप बड़ी इजीली बता देंगे कि 1 मीटर में होता है जी 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 5 मीटर में हो गए 500 सेंटीमीटर, ठीक है, बहुत ईजी है, ठीक है। अब
अब इसके अंदर हम करते क्या हैं यूनिट फैक्टर के अंदर, सपोज़ मैं आपको कहूँ कि ना 5 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, यही चीज़ लेते हैं हम। तो बेटा इसको जैसे अभी हमने क्या किया, 5 को सीधा 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको कैसे करेंगे हम यहाँ पर, देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि 1 इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर बाय में 1 मीटर, ठीक है। इसको मैं यहाँ ले आऊँ तो ये किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया ना। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ ना कि 1 मीटर बाय में 100 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 1, लिख सकते हैं इसको इस किसी भी तरीके से। ये जो 1 है इसको बोलते हैं यूनिट, यूनिट मतलब यूनिटी, एकता, ठीक है। तो इसीलिए इसको यूनिट फैक्टर मेथड कहते हैं। अब इसमें करते क्या है हम, जैसे हमें ये कन्वर्जन करनी है 5 मीटर में कितने सेंटीमीटर है, तो इसका हम यूज़ कहाँ करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मीटर टू सेंटीमीटर कन्वर्जन में जनरली क्या होता है। जैसे कि हमें ये पता होना चाहिए कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमें ये देखना है कि कन्वर्ट किसको किस में करना है। जैसे कि मीटर को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये चीज़ लगेगी या ये चीज़ लगेगी। अब जैसे आपने भाई क्या लगाएंगे हम, कैसे करेंगे इसको हम, ठीक है। ऐसे तो बड़ा इजी है, लेकिन हमें जब यूनिट फैक्टर मेथड हम यूज़ करते हैं तो हमें इस मेथड से इसको करना होता है। तो 5 मीटर को हमें सेंटीमीटर में करना है, तो मीटर को सेंटीमीटर में, ठीक है। यानी कि हमें दिया क्या, मीटर। तो ये चीज़ यानी कि 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हम इस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे या हम 5 को इस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 5 मीटर को हमें सेंटीमीटर में करना है, तो अगर हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं 1 मीटर बाय में 100 सेंटीमीटर से, तो क्या ये मीटर से मीटर कट रहा है, नहीं कट रहा। अगर हम 5 मीटर को इससे मल्टीप्लाई करते हैं 5 मीटर इंटू में 100 सेंटीमीटर बाय में 1 मीटर, ठीक है, तो ये 1 मीटर से 1 मीटर कट गया और यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया 500 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर हम इससे करेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। तो यानी कि अगर हमें 5 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 5 को हमें क्या करना पड़ेगा, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसका यूज़ कहाँ होता है, एक्चुअली में इसका यूज़ कहाँ होता है, देखिए जैसे सपोज़ ये तो बड़ा इजी था। अब इसका उल्टा दे दे, 5 सेंटीमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना हो, ठीक है। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उनको ये लगता है यार डिवाइड करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे हम, ठीक है। तो उसमें क्या करना है, देखिए आपको सिंपली इसको ऐसे लिखना है और ये लिखना है 1 इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर बाय 1 मीटर, या इस तरीके से लिखना है। और उसके बाद आपने ये देखना है कि कन्वर्ट किसको किस में करना है। जैसे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो जिसको हमने कन्वर्ट करना होता है, जैसे सेंटीमीटर को हमें मीटर में करना है, तो सेंटीमीटर इन दोनों फॉर्मूलाज में, इन दोनों चीज़ों में सेंटीमीटर कहाँ है, नीचे कहाँ पे है सेंटीमीटर, यहाँ तो सेंटीमीटर ऊपर है, तो यहाँ सेंटीमीटर नीचे, इसलिए इस 5 सेंटीमीटर को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 सेंटीमीटर को, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया और आंसर क्या आ गया 5/100 मीटर, या हम इसको क्या कह सकते हैं 0.05 मीटर। तो बच्चे को सोचना नहीं पड़ता कि उसको मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, ये तो बहुत ईजी था, आप वैसे भी करके देख सकते हो। और बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस जो होती हैं, जैसे किलोग्राम को पाउंड्स में, या एक जैसे कई बार हम क्या करना होता है कि हमें सपोज़ करो कि हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि मुझे ना 5 किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, 5 किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो क्या तरीका है, हमें क्या पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। क्या किलोमीटर को डायरेक्टली सेंटीमीटर का कोई रिलेशन है ही नहीं, तो 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है, 1000 मीटर के बराबर होता है, ये हमें पता है, ठीक है। तो बच्चे क्या करते हैं कि 5 किलोमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे, फिर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन यूनिट फैक्टर मेथड के अंदर हम क्या कर सकते हैं, एक ही साथ साइमल्टेनियसली सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे कि सपोज करा कि 5 किलोमीटर था, ठीक है, इसको हम लिख लें, पहले इसको लिखते हैं। कैसे लिखेंगे इसको, देखिए ऐसे लिख सकते हैं 1 इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर बाय में 1 मीटर, या हम क्या लिख सकते हैं 1 इज़ इक्वल टू 1 मीटर बाय में 100 सेंटीमीटर, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं ना, ठीक है। और इसी तरीके से हम इसको लिख सकते हैं कि 1 इज़ इक्वल टू 1000 मीटर बाय में 1 किलोमीटर, ठीक है। या हम क्या लिख सकते हैं कि 1 इज़ इक्वल टू 1 किलोमीटर बाय में 1000 मीटर, ठीक है। तो अब हमें 5 किलोमीटर को सेंटीमीटर में करना है, तो किलोमीटर और मीटर में ये रिलेशन होता है। तो पहले किलोमीटर को मीटर में करेंगे तो हमें पता ही है, फिर मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए 5 किलोमीटर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे, देखिए किलोमीटर को कन्वर्ट करना है तो किलोमीटर नीचे आना चाहिए, इस फॉर्मूला में नीचे आ रहा है, इसमें नीचे आ रहा है, इसमें नीचे आ रहा है, तो हम क्या करेंगे 5 किलोमीटर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 मीटर बाय में 1 किलोमीटर, ठीक है। अब
साथ साथ ही कर देंगे, पहले इसका सॉल्व करेंगे फिर सेंटीमीटर में करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, इसके साथ साथ ही हम मल्टीप्लाइड बाय में। अब देखो ये किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, अब ये आंसर जो भी आएगा हमारे पास वो मीटर में आएगा। अब मीटर को हमें किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, देखो अब ये ऊपर क्या बच गया, मीटर बच गया। तो अब मीटर को सेंटीमीटर में करना है, तो मीटर को सेंटीमीटर में ये चीज़ है। अब इसके अंदर क्या है, देखो कौन सी चीज़ लगाएंगे, क्या हम अब इस चीज़ को यहाँ पर जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस चीज़ से करेंगे या इस चीज़ से करेंगे। देखो हमें मीटर को सेंटीमीटर में करना है, तो मीटर नीचे आना चाहिए, तो मीटर नीचे कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 सेंटीमीटर बाय में 1 मीटर, ठीक है। तो ये मीटर से मीटर कट जाएगा और हमारा क्या आंसर आ गया, सीधा मल्टीप्लाई कर दें अब हम 5, ये आ गया हमारे पास 5 लाख सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, साथ साथ कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारा यूनिट फैक्टर मेथड। इससे रिलेटेड आपके पास बुक के अंदर काफ़ी क्वेश्चंस हैं, उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेटा हमारा इतना टॉपिक कंप्लीट हो गया यहाँ पर यूनिट फैक्टर मेथड जो है। और अब हमारा जो नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा, सेक्शन स्टार्ट होगा, दैट इज़ अबाउट द लॉज, ठीक है। लॉज रिलेटेड टू दी मैटर, ठीक है। कौन कौन से लॉज हैं, उसमें से 2 लॉज आपने 9th क्लास के अंदर भी पढ़े हुए हैं, ठीक है। एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, वो आपने पहले पढ़ा हुआ है। एक आपने पहले पढ़ा हुआ है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन, ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और एक है हमारे पास स्थिर अनुपात का नियम, ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, सॉरी केमिकल कंपोजिशन नहीं, कांस्टेंट कंपोजिशन, ठीक है। ये दोनों लॉज आपने पहले पढ़े हुए हैं 9th क्लास के अंदर। अब ये लॉज 2 तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, इसके अलावा हम 3 लॉज और पढ़ेंगे। एक लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है, एक हम गेलियोसिक लॉ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास 5 लॉ हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तब तक आप सिग्निफिकेंट फिगर्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को करिए, निकालिए सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, यूनिट फैक्टर मेथड से रिलेटेड आप न्यूमेरिकल को निकालिए, और एक जो मैंने आपको सम दिया था उसको भी आप सॉल्व करके उसके आंसर को कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है, विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन, ठीक है। तब तक आप इसको सॉल्व करिए, कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर पूछिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।